हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभिषेक परासर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। और वो चैप्टर है क्या? तो पोवर्टी एज अ चैलेंज। आज हम देखने वाले हैं कि पोवर्टी जो है वो किस प्रकार से किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए एक चैलेंज के तौर पे, एक बैरियर के तौर पे काम करती है। और उसे रिमूव करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक एनसीईआरटी से मैंने ये लिया है कि एक खिलौना बेचने वाला कोई व्यक्ति शहर में जा रहा है, फिर भी वो एक रेगुलर इनकम नहीं कमा पा रहा है ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी एक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वही इस पिक्चर से हम देख रहे हैं। और ये चैप्टर का ही नाम क्या है कि पोवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं। हमारा जो जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, आज भी मैं पढ़ाऊंगा, और उसके जो नोट्स होंगे वो आप हमारे टीटीएस एकेडमी ऑफिशियल चैनल जो भी टेलीग्राम पे अभी अवेलेबल है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन सब तक हम पहुँच सके। हमारे जो नोट्स हैं, जो भी हम हेल्प करना चाह रहे हैं बच्चों को, वो कर सकें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, टॉपिक्स हम क्या क्या आज देखने वाले हैं। तो एक तो हम देखेंगे ओवरव्यू की पोवर्टी एक्चुअल में होता क्या है। पोवर्टी इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे हम पोवर्टी को। दूसरा, कि जो भी सोशल साइंटिस्ट हैं, जो भी सोसाइटी को रीड करते हैं या देखते हैं, ठीक है ना, वो कैसे देख रहे हैं हमारी सोसाइटी को, वो गरीब को कैसे देख रहे हैं। क्या सिर्फ पैसे कम होने से ही हम ये जान जाएंगे कि वो सामने वाला जो है वो गरीब है, या फिर और भी फैक्टर्स इसमें आते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। पोवर्टी लाइन एस्टिमेट कैसे करते हैं हमारे देश में। ठीक है, अलग अलग स्टेट में हम ये देखते हैं कि पोवर्टी को एस्टिमेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि पंजाब, हरियाणा ऐसे जगहों पे हम क्या देखते हैं, ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, तो उनके लिए पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है। या फिर हम जो बिहार में जो भी लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है, क्या सबके लिए इक्वल है। तो बहुत सारे स्टेट में हम क्या देख रहे हैं, डिस्पैरिटीज देख रहे हैं। कहीं इनकम के लेवल पे देखें, कहीं कंजम्पशन के लेवल पे देखें, कहीं एग्रीकल्चर के लेवल पे देखें। इन सब चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। और ग्लोबली हम अगर बात करें तो पोवर्टी सिनारियो क्या है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, कॉजेस क्या है पोवर्टी के, और एंटी पोवर्टी जो भी मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चैलेंजेस अहेड, कि हमें और क्या क्या काम हम करें ताकि हम ये जो चैलेंज आ रहे हैं हमारे सामने उससे हम निपट सकें। ठीक है, नेक्स्ट, पोवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है पोवर्टी लाइन का, रीजन क्या है पोवर्टी के, अभी मैंने बताया, और एंटी पोवर्टी जो भी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये आज हम कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पोवर्टी एक्चुअल में होता क्या है। पोवर्टी का एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर किसी को, मैंने बोला था रोटी कपड़ा या मकान अगर किसी को नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो किस में आएगा, तो वो एक पुअर है, वो पोवर्टी कहलाएगी। देश में पोवर्टी या पुअर कौन कहला रहे हैं मेनली, तो वैसे लोग जिनके पास जो लाइवलीहुड है, अगर जो जी रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर फूड ना मिले, क्लॉथ ना मिले, एजुकेशन ना मिले, शेल्टर ना मिले, तो उसे हम
क्या बोल रहे हैं कि देश जो है वो अभी गरीब है, क्योंकि देश में अभी हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब शहर में हम देखते हैं कि पुअर कौन है, जैसे कि अगर लैंडलेस अगर लेबर है, ठीक है, लैंडलेस अगर लेबर है तो वो पुअर है। कहाँ में? तो वो गांव में क्या है, विलेज में क्या है, एक तरीके से वो पुअर है। अगर उनके पास लैंड नहीं है, दूसरे के जमीन या खेतों में जाके अगर वो काम कर रहे हैं, लैंडलेस हैं, तो वो क्या है, पुअर है। और जो भी लोग जो माइग्रेट करके चले जाते हैं अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ जॉब या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपना बेहतर करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच के चले जाते हैं कि शहर जाएंगे तो वहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके आसपास के एरिया में वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो जब वो माइग्रेट करते हैं कहाँ, शहर की तरफ, तो रहने के लिए या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शहर शहर का जो भी रहन सहन होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उस वक्त, अगर वो कहीं पे भी रेंटेड अगर रहने भी जाए मुंबई जैसी जगहों में, ठीक है, महानगरी है वो, या दिल्ली जैसे जगहों में, कोलकाता जैसे जगहों में, चेन्नई जैसे जगहों में, तो अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलेंगे, वो लेबर का काम वो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ रेंट इतना हाई होगा कि उसको वो पे नहीं कर पाएंगे, या कोशिश करेंगे कि वो पैसे को बचाएं ताकि वो घर पे भेज सके, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे एजुकेशन, अच्छे हेल्थ केयर उनको मिल सके। तो वही हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो शहर की तरफ जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिलता है, तो वो एक तरीके से जो झुग्गी, ठीक है ना, मेनली वो इलीगल होता है, वैसे शेल्टर को बनाते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, आसपास में आके और भी लोग बसने लगते हैं, तो वो सराउंडिंग ही पूरा क्या हो जाता है, गरीब लोगों का हो जाता है, गरीबों का वो एक झुंड बन जाता है उस एरिया में। और मेनली उसे हम क्या बोल रहे हैं, तो झुग्गीज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वैसे जमीन को खरीदना, वैसे कंस्ट्रक्शन को बनाना, इसलिए वो इलीगली रहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि अतिक्रमण हो रहा है बहुत सारी जगहों में, बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं, या फिर जो शेल्टर है जो लोग रह रहे हैं तो उनको हटा दिया जा रहा है, या फिर बहुत, अगर आपने केस सुना होगा, हिट एंड रन केस, इस सड़क के किनारे बहुत लोग सोते हैं, दिन में काम करते हैं, फिर वही दिनचर्या उनका लगा रहता है। ठीक है, तो ये मेनली के क्यों वो क्या है, तो वो गरीब है। नेक्स्ट, भारत में हर चौथा जो व्यक्ति है, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज अ पुअर। ठीक है, और अभी मैंने जो झुग्गी के बारे में बात किया, तो मेनली धारावी जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो झुग्गी का जो एरिया है जो कवर करके रखा गया है, लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन अगर बात करें ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, वो कहाँ पे है, तो इंडिया में भी है, धारावी। ठीक है, ये बात हो गई, ये था क्या हमारा आज का इंट्रोडक्शन। अब पोवर्टी को जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सोसाइटी को देखते हैं, जो सोसाइटी को रीड करते हैं, उन्होंने इस चीज को दो भागों में बांटा है और उसे स्टडी करने की कोशिश की है। वो क्या है, तो सबसे पहला कि सोशल एक्सक्लूजन। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशली एक्सक्लूड हैं, जो मेन स्ट्रीम है, जैसे हम आप रह रहे हैं, उस स्ट्रीम से ना जुड़ के वो अलग ही पढ़ चुके हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो आसपास के जो लोग हैं उनके घिरे हुए वो भी पुअर ही हैं। ठीक है ना, मेनली उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाते, या उनको जो एक प्रॉपर जो सैनिटेशन फैसिलिटी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है, एक्सक्लूडेड है बिल्कुल सोसाइटी से, इसलिए उनको नहीं मिल पा रहा है और इसलिए वो पुअर ही रह जा रहे हैं। और उनके जो भी नेक्स्ट पीढ़ियां आती जा रही हैं वो भी पुअर होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इससे बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर। वल्नरेबिलिटी, कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मान लेते हैं कि उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड वाले रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, या ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है,
उत्तराखंड मैंने क्यों बोला वो मैं भी बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, जो पहाड़ जो गिरते हैं, आपने सुना होगा केदारनाथ जाते वक्त इतने लोग अगर घायल हुए हैं, या अभी नहीं जाना चाहिए, अभी बारिश का मौसम है, तो ऐसे पहाड़ वाले रीजन में जाने से बचना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए अभी वैसे जगहों में जाने से। तो वो रीजन क्या है कि लोगों तक सब कुछ पहुंचने के बाद भी क्या हो रहा है कि कुछ दिनों बाद वो फिर से खत्म हो जा रहा है, रोड बन रहा है फिर वो टूट जा रहा है लैंडस्लाइड में या अर्थक्वेक में। ठीक है, तो ऐसे जगह में क्या है, लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है, और बहुत ऐसे जगहों पे होंगे लोग जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पा रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब क्या है मेनली, या अगर हम बात करें तो कुछ बैकवर्ड कास्ट के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग या विडो, फिजिकली हैंडीकैप जो भी लोग होंगे, वो भी क्या है एक तरीके से वल्नरेबल है, उन तक भी, या समाज भी उनको क्या देखती है एक तरीके से वल्नरेबल, उन तक सब कुछ पहुंच नहीं पाता है ना। हैंडीकैप्ड को भी उसी तरह देखा जाता है, विडो को भी, और कुछ बैकवर्ड कास्ट के लोग। इसीलिए सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, वो कि इनकम कम है तो वो पुअर है, पैसे हैं तो आप अमीर हैं, सिर्फ उस बेसिस पे नहीं। सरकार अगर आप तक कुछ पहुंचा भी नहीं है, लेकिन अगर आप वल्नरेबल हैं तो आप एक तरीके से पुअर हैं, क्योंकि वो जो भी है आप तक बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। हो सकता है बाढ़ आए या फिर वैसा कि आपका घर उसमें बह जा रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक में उनका घर ही चला गया, या लैंडस्लाइड हुआ तो घर ही उसमें चला गया, धंस गया अंदर तक। तो वो वल्नरेबल पार्ट है। ठीक है, ठीक है। अब तो सोशल साइंटिस्ट ने ऐसे दो तरीके से देखा है क्या, हमारे सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट। पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन एक्चुअल में होता क्या है कि अगर जो भी एक मिनिमम इनकम या कंजम्पशन है, उस लेवल से नीचे अगर कोई फैमिली अर्न कर रही है, तो वो मेनली क्या आती है, किस में आती है, तो पोवर्टी लाइन के बिलो आती है, या पोवर्टी लाइन को हम एस्टिमेट ही ऐसे करते हैं क्या कि कंजम्पशन या इनकम लेवल अगर पीपल का कम हो, ठीक है, कम हो, इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ दिस लाइन, तो वैसे लोगों को हम क्या कंसिडर करते हैं, तो पोवर्टी लाइन के नीचे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब पोवर्टी लाइन का जो तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने ये बताया कि जो भी गांव में जो भी फैमिलीज हैं, या फिर पर कैपिटा इनकम जो है पर पर्सन 816 रुपीस पर पर्सन होना चाहिए। कहाँ पे, तो रूरल एरियाज में। अगर ये या इससे ज्यादा अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अब अर्बन एरिया में अगर कोई लोग रह रहे हैं, अगर पर कैपिटा इनकम 1000 रुपए से, पर कैपिटा इनकम 1000 रुपए से अगर ज्यादा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर इससे कुछ भी लो होगा तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कहलाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पॉवर्टी की, पॉवर्टी लाइन की। अब पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं, या अभी मैंने बताया पॉवर्टी को कैसे तेंदुलकर कमेटी ने एस्टिमेट किया था, कैसे हुआ था। अब जो सिनारियो जो चेंज हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने क्या दिया था कि 1973 में जो 55% था पॉवर्टी का जो रेशियो, वो क्या हो गया था, बहुत चेंज हमें देखने को मिला, और ये कितना हो गया था 30%, कब, 2009 और 10 में। ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरे स्लाइड में ये याद रखेंगे कि 2011-12 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
ने क्या बोला है कि 1973 में जो पॉवर्टी रेशियो था वो 55% था, जबकि 2009-10 में ये चेंज होके कितना हो गया, तो 30% पे आ गया। मतलब रिड्यूस हुआ है पॉवर्टी। मतलब अगर किसी कंट्री में अगर ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी धीरे धीरे वहां पे रिड्यूस होते रहेंगे। ठीक, अब वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम इंडिया में। एक्चुअल में हम इसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वल्नरेबल कौन है, एक तो सोसाइटी जिसको एक्सक्लूड कर देती है, एलिनिएट कर देती है, अलग थलग जो पड़ जाते हैं लोग, जिनके आसपास के लोग भी पुअर होते हैं, वो क्या है, वैसे सोशल ग्रुप क्या है, तो वल्नरेबल है। वैसे सोशल ग्रुप क्या है, तो वल्नरेबल है। या इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो मैंने ये बताया था कि बहुत सारे जो भी रूरल एग्रीकल्चरल जो लेबरर होंगे, हाउस होल्ड होगा, ठीक है, या फिर जो भी अर्बन एरिया में कैजुअल लेबर होगा, वो सब क्या है, तो इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कुछ जैसे कि अब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग, जिसको हम हिस्टोरिकली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वो अलग थलग थे, सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम थे उससे नहीं जुड़ पाए, इसीलिए आज हम जो रिजर्वेशन का जो ये देखते हैं प्रावधान, इसी कारण से देख पाते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। कौन से ग्रुप में, तो सोशल ग्रुप में। अगर जब भी सोशल ग्रुप का बात हो तो कौन से, सोसाइटी के कारण, जो भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके कारण जो अलग थलग पड़ चुके हैं, जैसे हम भी रह रहे हैं लेकिन हम अलग नहीं है, वल्नरेबल नहीं है। जबकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो अलग थलग हैं, वो सोशल ग्रुप में क्या है, तो वल्नरेबल ग्रुप कहलाएंगे। जबकि जो रूरल लैंडलेस जो भी फार्मर होंगे, ठीक है, या कैजुअल लेबरर्स जो शहर में होंगे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, सीजनल लेबरर या फिर रूरल जो लैंडलेस हैं, जो बस सीजन भर ही काम करते हैं, कुछ महीने साल में किया कुछ नहीं किया, तो वैसे लोग जो है वो वल्नरेबल हैं। ठीक है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, किस कैटेगरी में, तो इकोनॉमिक कैटेगरी में। होप यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल ग्रुप्स दो भागों में, कौन कौन से, सोशल ग्रुप, इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप में कौन कौन आएंगे, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। वेयर एज इकोनॉमिक कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, तो वो रूरल लैंडलेस जो फार्मर होंगे वो, और अर्बन कैजुअल लेबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो के बारे में अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में जो है वो हम क्या सिनारियो क्या देख रहे हैं, हम कौन से पार्ट में कैसे लोग, जो पहले जो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, अब वहाँ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग क्या है, 2012 वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी किया था, उसमें क्या था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, जैसे चाइना जैसे देश में जो भी डिक्रीज हुआ है क्या, पॉवर्टी, वो मेनली क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड हम देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है कि पॉवर्टी कम होते जा रहा है। एशियन कंट्रीज में अगर हम बात करें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, डिक्लाइन तो हुआ है परसेंटेज ऑफ द पुअर, एंड डिक्लाइन हैज नॉट बीन रैपिड। हुआ है लेकिन बहुत रैपिड नहीं है। रीजन कि पाकिस्तान जैसे देशों का आप हाल जान रहे हैं कि पैसे वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लेंगे, तो वॉर, वॉर क्या ही करेंगे वो हमारे अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उनके पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं, इसीलिए वो गरीब देश है। ठीक है, पॉवर्टी वहाँ डिक्लाइन नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा महंगा महंगा वो सामान जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे दरों पे वहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया में क्या है कि जो लिटरेसी रेट है, या जो भी पॉपुलेशन में जो भी इंक्रीज हम देख रहे हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है ना, ये सब क्या है, रीजन बन जाता है कि ग्रोथ तो हम कर रहे हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण बहुत रैपिडली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी, हम इतने ज्यादा लिटरेसी जो रेट है इस रैपिड वे में हमें हमारा नहीं इंक्रीज हो रहा है। ये सब क्या है,
कारण है कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो में हम क्या देख रहे हैं, सारे कंट्रीज का जो भी है वो परफॉर्मेंस ठीक सही होता हुआ दिख रहा है। अब पॉवर्टी जो है इंडिया में हायर देन द नेशनल जो भी एस्टिमेट है कि ये होना चाहिए, लेकिन हम उससे ज़्यादा क्या है, लोग जो है वो गरीबी लेवल या जो पॉवर्टी लाइन है उससे हम नीचे ही अभी भी हम देख रहे हैं। सुधार तो हो रहा है लेकिन हमने जो एस्टिमेट रखा है उससे उस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमने ये सोचा है कि इस साल हमें 10 लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर पहुंचाना है, लेकिन हम 8 को ही पहुंचा पा रहे हैं, तो जो एस्टिमेट है वो बिगड़ता जा रहा है, इसी कारण से हम ये बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लैटिन अमेरिका में हमने ये देखा कि पहले पॉवर्टी जो था वो 11% था, अब वो क्या डिक्लाइन होके हो गया है 2008 में, तो 6.4%। कब था 11%? तो 1981 में। ठीक है, ये बात हो गई ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो की, किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट 2012 का है। ठीक, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे चाइना के बारे में बात करें तो बहुत रैपिडली तो नहीं, बस सब्सटेंशियली क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है पॉवर्टी। ठीक है, एशियन कंट्रीज में बात करें, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं। ठीक, और लैटिन अमेरिका के बारे में हमने बात किया, ये हो गया ग्लोबल पॉवर्टी सिनारी। कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, ये आप भी अब शायद बता देंगे, मैंने इतने देर में आपको यही समझाया है। अगर किसी कंट्री में अगर ग्रोथ रेट अगर कम होगा, अगर हम बात करें जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त से, तो मेन जो या बेसिक जो कॉज था पॉवर्टी का, तो वो क्या था? तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो रूल या एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने हम पर बहुत सालों तक शासन किया, जिस कारण से हम देखते हैं वो बेसिक एक रीजन बना हमारे पुअर होने का। ठीक है, तो वो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्टेगनेंट था या बहुत लो था, वो धीरे धीरे जाके बाद में चेंज हुआ। जो हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया कि शुरू में तो वो यहाँ से सिर्फ सामान को ले जाते थे, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ से इंडिया से उनको मिलते थे वो लेके जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो हमारे जो इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो भी थे उस वक्त के, उसको वो डिस्करेज करने लगे। क्यों? रीजन इज कि वहां पे जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और उन्हें मेनली जो रॉ मटेरियल है उसकी आवश्यकता पड़ने लगी, तो वो यहाँ से क्या करने लगे, रॉ मटेरियल्स को ले जाने लगे। अब रॉ मटेरियल ही अगर आप लेके चले जाएंगे तो इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो शासन था वो अंग्रेजों का था, तो यहाँ से जो भी कच्चे सामान जो रॉ मटेरियल है उसे वो कहाँ लेके जाते थे, तो अपने देश में। वहां पे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा था उसका वो बेनिफिट उठा रहे थे, और वहां से गुड्स को हमारे देश में ही बेच रहे थे ज्यादा दामों पे। कम दामों में रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, ज्यादा दामों में हमारे ही देश में बेच के चले जाते थे, ऐसा चल रहा था। इसीलिए हम जो ग्रोथ रेट है उसको लो देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से मिसिंग है। जिस कंट्री में इंडस्ट्री नहीं है वो कंट्री बहुत लंबे समय तक या ग्रोथ वहां हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, जो मेन जो एक कारण बना पॉवर्टी का। ठीक, अब क्या है कि अगर कोई अनएडुकेटेड पर्सन है उनको इजिली जॉब तो नहीं मिल सकता है कोई भी इंडस्ट्री में, जहाँ पे जो लोगों को मशीन या स्किल थोड़े होने चाहिए, तो वहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड रह जाते थे। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो जो बढ़ता गया और हम और गरीब होते गए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ही हमारा इंक्रीज नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या रीजन है? तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो इस तरफ पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हम देखते हैं 1920 21 के बाद से अभी तक, तो लगभग हमने क्या किया है, अब सब कंट्री को पार कर दिया है। जब नेक्स्ट सेंसस होगा या जब रिपोर्ट आए
तो हम उसमें देख पाएंगे कि हमने सब कंट्री को, चाइना को भी सरपास कर दिया है, होगा, आई थिंक। अब ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन होगा वहाँ ज़्यादा लोगों को जॉब चाहिए। अब ज़्यादा लोगों को जॉब चाहिए तो वहाँ क्या लोग एक जगह से दूसरे जगह सर्व माइग्रेट करके जा रहे हैं, स्लम्स का ज़्यादा वो हो रहा है, लोग पुअर ही रह जा रहे हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, ना वो इतने पैसे अर्न कर पा रहे हैं कि वो घर भेज सके, ना उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो साइकिल है वो चलता जा रहा है, वही हम इसमें मेनली देख रहे हैं। लिटरेसी रेट बढ़ नहीं रहा है, जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कुछ रीज़न है इसके, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ये सब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट। बहुत सारे ऐसे जगहों पे हम क्या देखते हैं कि इनकम में क्या है, इनइक्वालिटी है बहुत, ठीक है। कि अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है। तो ये इनइक्वालिटी को हम कैसे और रिड्यूस कर सके, ये डिस्पैरिटी को, इनकम डिस्पैरिटी को, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक मेजर एक रीज़न है पॉवर्टी का, जिसको कि हमें एलिमिनेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ और लाने चाहिए ताकि जो गरीब हैं उन तक वो जो पैसे हैं, ठीक है, वो एक जगह पे कंसंट्रेट ना रहे, सबको मिले, सब तक सब कुछ पहुंच सके, राइट। अब लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो भी विलेज में जो भी एग्रीकल्चर पे जो भी बेस्ड इनकम रहता है, जो भी विलेजर्स हैं वो इस पे डिपेंडेंट करेंगे, तो फुल्ली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड पे या एग्रीकल्चर इनकम पे। लैक ऑफ रिसोर्सेज या अगर उनके जो भी एग्रीकल्चर लेवल हैं वो अगर ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, पुअर ही रह जाएंगे। ये था मेनली विलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि लैंडलेस जो भी फार्मर्स होंगे या मार्जिनल जो भी फार्मर्स हैं तो वो मेनली क्या है, पुअर है। और रीज़न क्या है, क्योंकि उनके पास लैंड रिसोर्स ही नहीं। नेक्स्ट। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स कुछ गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे, कौन कौन से हैं वो मेजर्स, तो हम देख लेते हैं। तो मेनली दो प्लान पे सरकारें बात कर रही हैं, ऑन टू प्लान्स। कौन कौन से, प्रमोट कैसे करें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को। जैसे ही हम, मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये सिंपल। जहाँ हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जहाँ हम ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, जो भी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटीज़ है, सैनिटेशन अगर हम अच्छा प्रोवाइड करें तो वहाँ पे जो पुअर हैं उनमें क्या होगा, उनके मात्रा में वो रिड्यूस होते जाएगा और लोग जो है एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, पॉवर्टी से बाहर आ पाएंगे, ठीक है। अब एक तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस पर हम काम करेंगे, दूसरा एंटी पॉवर्टी कुछ प्रोग्राम्स हम चलाएंगे। मेनली मैंने इसके पहले वाले भी चैप्टर में बताया होगा या मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता दूंगा कि अंत्योदय अन्न योजना, मनरेगा, ये सब कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ग्रामीण सड़क योजना, तो ये सब कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो गरीब ना रह सके, उन तक सब जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके वो पहुंचाए जा सकें। कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उन तक अवेलेबल कराया जा सके ताकि वो अर्निंग कर सकें, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो, वो पॉवर्टी लाइन जो भी है अगर पुअर हैं तो वो बाहर आ सके, ठीक है। ये बात हो गई कि दो एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से। तो हम पहला क्या करेंगे
तो प्रमोट करेंगे किसे? इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे किसी भी कंट्री में, रोड्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो लोग हैं वो शिक्षित होने लगेंगे, ठीक है ना। अगर हम कॉलेज बनाते हैं, अगर हेल्थ केयर हम अच्छा उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा एक्टिवली एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है? टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने प्रमोट किया जब इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो हमें ये देखने को मिला कि पहले जो 3.5% जो हमें देखने को मिलता था 1970 में, क्या ग्रोथ रेट, वो जंप हो गया सीधे 6% पे आ गया। कब? 1980 और 90 में, ठीक है। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान में, उसके बाद से हमने क्या देखा कि रिमूव या रिड्यूस होते गए जो भी पुअर थे या पोवर्टी जो था कंट्रीज में, वो रिड्यूस होते हुए हमें दिखाई दिया। इसीलिए हम और ज्यादा ग्रोथ कर पाए, ठीक है। अब ये एक डायरेक्ट लिंक आपको बता रहा है किसके किसके बीच में, कि पोवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसमें क्या है, एक डायरेक्ट लिंक आपको पता चल रहा है, ठीक है। क्या? कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। जितना हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे कंट्री में, उतना ज़्यादा रिड्यूस होगा पॉवर्टी। ये लाइन आपको याद रखना है। अब आगे अगर बात करें, जो सेकेंड मैंने बताया था कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें नरेगा, दूसरा प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तीसरा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 3 वैसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, एलिमिनेट तो नहीं हो सकता है पॉवर्टी, लेकिन रिड्यूस हो सकता है एक हद तक। दो चीज, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो रिड्यूस होगा पॉवर्टी, दूसरा अगर हम टारगेट करें रिड्यूस करने का, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम अगर हम चलाएं, तो शायद ये हमें इम्पैक्ट इसका हमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, आगे अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकता है। जब हमने ये देखा कि पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो हो तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे सामने क्या है, चैलेंजेस है। जैसे कि इनकम जो इनइक्वेलिटी था उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो था उसके बारे में हमने बात किया। इंक्रीज जो हो रहा था पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया। ये सब कुछ क्या है, चैलेंजेस है। और अनएम्प्लॉयमेंट, हम ये भी देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो जॉब वो चाह रहे हैं वो अगर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक तरीके के क्या है, तो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट हम इसी, ये क्या है, तो चैलेंजेस हैं कुछ हमारे सामने में, देश के सामने में। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको ये लगेगा कि बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो इससे क्या दिक्कत है, लेकिन हम जो है एक मैन, एक रिसोर्स का हम डेली वेस्ट कर दे रहे हैं। उनको नहीं पता है कि उनका फ्यूचर कैसे होगा, लेकिन हमें पता है कि अगर हम उसे अच्छा एक प्रॉपर जो है हेल्थ, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा उनको एजुकेशन सिस्टम अगर देने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो फ्यूचर में जाके कुछ काम आ सके, देश को आगे ले जा सके। ये है मेन रीजन कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई बच्चा 14 ईयर से कम हो, उसको अगर अर्न कर रहा हो मनी कोई हजारडस प्लेस पे या वैसे जगहों पे काम करके, तो वो क्या है, चाइल्ड लेबर में आए, ठीक है। मेंटली, फिजिकली या सोशली जो खतरनाक होते हैं या हार्मफुल हैं उनके लिए, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश में। अगर बच्चे काम ही करते रह जाएंगे तो वो इलिटरेट हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, और ही या सी अनेबल टू मेक हिज और हर फ्यूचर, राइटर।
राइट। इसीलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि हमें पीपल एज अ रिसोर्स में पढ़ा था कि बच्चों पे या कोई भी इंसान पे हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो एक रिसोर्स बन सके और कंट्रीब्यूट कर सके, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके देश का, नेशनल इनकम ओवरऑल इंक्रीज हो सके देश का, इसीलिए हम उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। इलिटरेसी अभी मैंने बताया। कंडीशन, वैसा कंडीशन जब कोई भी पर्सन ना बोल ना लिख सक रहा है, ना पढ़ सक रहा है कोई भी चीज़, तो वो मेनली क्या है, तो इलिटरेट है। ठीक है, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि बहुत जगहों पे हम ऐसे देखते थे या देखते भी हैं कि अगर फीमेल जो है वो अगर लिटरेट नहीं है, तो इससे क्या हो रहा था कि उनको पता नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में, आगे उनको कैसे फैमिली को लेके जाना है। मेल को भी मतलब एक्चुअल में अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको भी नहीं पता है, तो उनको अवेयरनेस या वो पता नहीं है कि एक्चुअल में हमें आगे जाना कैसे है। ठीक है। इसीलिए वो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, और इसे हम देख रहे हैं कि वो एक चैलेंज है हमारे देश। इसीलिए फैमिली प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने रिलेटिव जो भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सोशल में इंटरेस्ट भी है तो उनके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी पढ़ सके, कुछ सीख सके। ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक। होप ये जो चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज था वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसी तरह हमारे चैनल जो भी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे, उसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।